नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ फिरोज़ मीठी बोरवाला जी हैं और वो काफ़ी जन आंदोलनों के साथ अपने को जोड़ कर रखते हैं और लोकतांत्रिक चेतना निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है और हमेशा से रहती आ रही है। तो आप चूँकि लगातार सामाजिक आंदोलनों के साथ आप जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक आपका लगातार संवाद रहता है, तो 2024 में इन सब प्रयासों का कोई राजनीतिक असर होगा? जी, इनफैक्ट 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, जो पहला ऑपोजिशन आया वोकल और सड़क वाला, वो जन आंदोलन की तरफ से था। वो युवाओं का था, विद्यार्थियों का था, स्त्री आंदोलन का था, मजदूर और किसान आंदोलन का था। मगर उसमें जो अगुवाई की वो तो स्टूडेंट्स और यूथ मूवमेंट की थी। तो ये देश की जनता भी इस बात को समझती है और राजनीतिक दल भी समझते हैं कि पिछले 9-10 साल में जन आंदोलनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट उभर कर आया है और बहुत ही निर्णायक उभर कर आया है। ओके, तो उसमें मुझे तो कोई संदेह की बात नहीं है। ये जो आपने अभी पुलवामा को लेके जिस तरह से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस सभा दिल्ली में आयोजन हुआ और उसके रूप में हमने देखा कि लोगों का एक बड़ा समुदाय जो है इसमें एक नई तरह की रुचि ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सतपाल मलिक जी के बयान के बाद और बाद में आपने उस इशू को जिस तरह से मीडिया में बड़े पैमाने पर लेके आए, इसका कोई असर होगा देश की जनता पे? असर तो ज़रूर हो रहा है। एक्चुअली मुद्दा ये कि नेशनल सिक्योरिटी का पॉलिटिजाइजेशन ये बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। ठीक है कि आप एक तो है आतंकवाद की राजनीति। हमने देखा कि किस किस्म के आतंकवादी हमले करवाए जाते थे 2002-3 से जो शुरुआत दौर हमारे देश में 20 सालों दौर का हो गया कि पहले दंगे करवाए जाते थे, उसके बाद आतंकवाद की एक राजनीति आई और उससे भी प्रभाव बहुत भयंकर होता है। लोगों में एक डर और खौफ का माहौल कि कभी कहाँ कोई बस फटेगी, कोई मंदिर या मस्जिद में बस बम फटेगा या कोई ट्रेन में बम फटेगा। ये बहुत ही अजीब माहौल बन चुका था और उसी से फिर माइनॉरिटी खास के मुसलमान की तरफ से अविश्वास की तरफ देखना कि अगर बस में कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला है तो वो बम वाला है कि क्या है। ये ट्रेनों में देखने लगी कि मुस्लिम औरतों के खिलाफ जो है बुर्का पहनती है, तो वो माहौल बहुत भयंकर बना था। दूसरा मैंने देखा कि UPA 1 और UPA 2 के टाइम पे एक लिस्ट जारी किया था खुद होम मिनिस्ट्री ने, जिसमें RSS के कार्यकर्ता वो बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। मालेगांव है, नांदेड़ है, समझौता एक्सप्रेस है, वो सब में शामिल थे। ओके, इनफैक्ट स्वामी असीमानंद ने तो बोल ही दिया था कि हम लोगों ने किया, उसने तो एफिडेविट दिया था, वो वापस पीछे हट गए। मगर अभी भी एक एफिडेविट है, योगेश पवार करके एक बम्बई का RSS का कार्यकर्ता है, जिसने हाईकोर्ट में एफिडेविट डाला है कि मैं ये सब आतंकवादी गिरोह में था, ये सब ब्लास्ट के लिस्ट में हम लोग ने किए थे। आज भी वो मौजूद है, वो एफिडेविट आज भी हाईकोर्ट में, वो पीछे नहीं हटा है। ओके, क्योंकि योगेश पवार का बोलना था कि मैं जब RSS में आया तो मैं देशभक्ति के लिए आया था, मगर बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ तो नफरत की आग लगी है और पूरे देश को डिवाइड एंड रूल पे चल रहा है। तो उस किस्म की आवाज़ ही तो RSS के अंदर से निकल रही है। तो ये आतंकवाद की राजनीति को मैं 20 साल से उसका अभ्यास कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, जिसको हम लोग फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स बोलते हैं। फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स कि करने वाला जो टीवी पे दिखता है वो चेहरा कुछ और होता है और पीछे जो करवाते हैं वो पूरा एक अलग ही यंत्रणा होती है। क्योंकि जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो स्टेट एक्टर्स के बिना संभव नहीं है, बड़े पैमाने पे नहीं है। ओके, तो स्टेट की जो यंत्रणा होती है, किस किस्म से वो इस किस्म के आतंकवादी गिरोह को कंट्रोल करती है और अपना काम करवा देती है। वो 9/11 से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन के अटैक से लेकर जहाँ CIA, FBI, अलकायदा को कंट्रोल करती है। ये मैंने सीरिया में देखा, मैं 5 बार सीरिया जा चुका हूँ उस पर लिखने के लिए। तो ISIS, अलकायदा, ये कैसे मोसैड, इजरायली जो सीक्रेट एजेंसी है, CIA जो है, वो सब के लिए कैसे ये लोग काम करते हैं। ओके, तो जब ये बातें इंडिया में आई तो हम कुछ लोग थे जो ये समझने लगे थे कि ये पूरा फॉर्मूला आतंकवाद की राजनीति का भी इंडिया में भी आ चुका है। ओके, फिर बात आती है कि जो कन्वेंशन हम लोगों ने किया था, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, कंसर्न्स एंड अकाउंटेबिलिटी, कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है। पुलवामा का जो हुआ मामला 2019 में और उसके पहले भी बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे जैसे मैंने बताया, तो उसको लेकर सतपाल मलिक ने जो बातें बोली
उन्होंने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए, गंभीर तथ्य से देश के सामने लाए। सबसे बड़ा तथ्य तो ये था कि मोदी जी उनको 1 घंटे के बाद फ़ोन करते हैं, जब हमको बताया गया था कि मोदी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे और ब्लास्ट होता है 3:10 को 14 फरवरी को, और 6:46 PM फाइनली मोदी जी का ट्वीट आता है। तो 3.5 घंटे मोदी जी को पता नहीं था जो हम लोग को बताया गया था कि क्या मामला था, मगर सतपाल मलिक बोल रहे कि 1 घंटे के बाद मुझे फ़ोन आया कि तुम अभी कुछ मत बोलो। अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फ़ोन आता है सतपाल मलिक का कि कुछ मत बोलो, और सतपाल मलिक क्या बोल रहे थे कि गलती हमारी थी। ओके, बाद में मैंने सतपाल मलिक को और एक बात पूछी कि आप तो ये भी बोल रहे हो कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही थी बम लेकर, तो ये दोनों कैसे बात हो सकती है? बोले नहीं, मुझे ये हवा में बात आ गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी के भारत में पता नहीं था, मगर कश्मीर में तो पता हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट है सतपाल मलिक की बातों में कि बहुत आसान था ये हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट। वो बोलते, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ अगर मुझे बोलती तो मैं आपको हेलीकॉप्टर दे देता, क्योंकि मैं तो विद्यार्थियों के लिए करवाता था कि अगर जम्मू श्रीनगर में बहुत बर्फ़ है तो उनको एयरलिफ्ट करवा देता था एग्ज़ाम के टाइम में खास करके, तो बहुत आसान था। तीसरी बात जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था कि 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक एयरलिफ्ट नॉर्मल था, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसके बाद जुलाई 2018 में रोका जाता है, और जब बर्फ़ का टाइम आता है तब लेटर लिखे जाते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ के, हमको हेलीकॉप्टर दीजिए, और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स उनको लेटर हेलीकॉप्टर नहीं देती। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ये बंद करवाएगा, और जब हेलीकॉप्टर मौजूद है तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, उसके साथ ये बात आती है कि इंटेल अलर्ट्स। ओके, जैसे आनंद भक्तों का जो फ्रंटलाइन का आर्टिकल है कि 2 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 ये समय में 11 इंटेल अलर्ट आए थे, एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब है कि कौन गिरोह कर रहा है, उसमें से कौन लोग हैं, जैसे मुदस्सिर अहमद खान का नाम आ गया था, वो कहाँ है छिपा हुआ, कौन से गांव में घूम रहा है, किस किस्म का हमला हो सकता है, मतलब बस पे एक पूरा सुसाइड बॉम्बिंग वाला अटैक हो जाए, ये सब उनको पता था, तो रोका क्यों नहीं आपने? ठीक है, और सबसे गंभीर बात इसमें है कि एक भी इंटेल अलर्ट जो गवर्नर थे, जो वही चलाते उस टाइम पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वही थे, एक भी इंटेल अलर्ट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने सतपाल मलिक को नहीं दिया, उनको टोटली अंधेरे में रखा गया। ठीक है, तो जब मैं सतपाल मलिक को जब मैं मिला था और इंटेल अलर्ट्स की बात की, बोले मुझे तो किसी को इंटेल अलर्ट दिया नहीं, मगर उनको इंटेल अलर्ट फीड होता था, क्योंकि सुबह जो भी चीफ मिनिस्टर गवर्नर होता है, सुबह 7 से 8 बजे में जो वो स्टेट का डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या जो भी यंत्रणा होगी कश्मीर में, वो 1 घंटे का पूरा उनको फीड देते हैं कि ये, और कश्मीर सेंसिटिव स्टेट है, रो तो आना ही था, उनको बताया जाता कि आप पे खतरा है तो आप राजभवन से एयरपोर्ट आप हेलीकॉप्टर में जाओ, मगर उन्होंने किसी ने उनको पुलवामा के संभावना के बारे में एक इंटेल अलर्ट नहीं था। ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल मैटर है कि उनको अंधेरे में क्यों रखा गया। ठीक है, उसके साथ जो खास बात थी कॉन्स्टिट्यूंस क्लब की, उसमें हमारे मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग, मेजर जनरल बेशमय दयाल रिटायर्ड, संजीव सूद जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, सुदेश गोयल जो एक उसके आर्मी ऑफिसर उसके हस्बैंड है और वॉर विडोज के लिए काम करती है, ये सब थे। एडवोकेट प्रशांत भूषण थे, उन्होंने सभी पार्टियों को निमंत्रण किया था, क्योंकि एक है कि हमारा भी डिमांड है कि पुलवामा पे एक सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो पुलवामा पे, उसका सत्य सामने आना चाहिए। बात ऐसी है कि एक हेलीकॉप्टर गिरा गया था बालाकोट के टाइम पे, जो हम लोगों ने फ्रेंडली फायर में खुद शूट किया था, उसमें 6 हमारे अफसर मारे गए, एयरफोर्स अफसर, उसकी इंक्वायरी हुई, उसका चार्जशीट बना, उसकी पनिशमेंट एक अफसर को हुई है। तो जहाँ 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। क्योंकि हमें लग रहा है कि हर बार, जैसे शंकर सिंह वाघेला जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि गोधरा से पुलवामा सब मोदी ने करवाया, मगर उन्होंने बयान दिया है, बयान दिया, और अब अभी तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई डेफेमेशन का केस नहीं है, उसको किसी ने आतंकवादी नहीं बोला या देशद्रोह बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, यहाँ राहुल गांधी ने 4 मोदी का नाम ले लिया जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उसका लोकसभा की सीट जाती है। यहाँ शंकर सिंह वाघेला बोलते हैं कि गोधरा से पुलवामा सब कुछ मोदी ने किया है। शंकर सिंह वाघेला ने यहाँ तक बोल दिया कि जो गाड़ी से सुसाइड बॉम्बिंग हुई पुलवामा में, उसका गुजरात का रजिस्ट्रेशन नंबर था। इतनी खतरनाक बात थी, मगर गोदी मीडिया इसको टारगेट नहीं करी, गोदी मीडिया इसका सवाल नहीं करी है, इसका सबूत दो।
तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, पाकिस्तान चले जाओ, कोई कुछ नहीं बोला। ओके, सो द पॉइंट इज़ दैट सत्यपाल मलिक ने एक निर्णायक मोड़ दे दिया 2024 के चुनाव को, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल सुरक्षा का सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या आप इन जवानों के लाशों पे आप वोट मांगोगे? ओके, उसके साथ ये बात आती है कि क्या ये नेग्लिजेंस था, ये कंप्लिसिटी थी, क्या ये पता था और लापरवाही के कारण ही हो गया, या पता था या होने दिया? मेरे हिसाब से ये पता था और होने दिया, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये कंप्लिसिटी का मैटर है। इसलिए एक नेशनल इंक्वायरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर राजनीतिक दल तो आई थिंक कांग्रेस से तो उठाया भी सवाल, मगर हमारी कोशिश है कि ये जो इंडिया अलायंस बना है ना, वो सामूहिक रूप से ये सरकार के सामने डिमांड रखे। एक वो बात है। दूसरी बात है कि जन आंदोलन को की तरफ से भी ये डिमांड अभी स्ट्रांगली आनी चाहिए। ओके, हमारे जितने संगठन आज मैदान में है, संघर्ष कर रहे, ज़मीन पे है, जैसे कर्नाटक में एक निर्णायक रोल पे किया, मैं मानता हूँ, उसी किस्म से हमको इस सवाल को भी देश के सामने लाना होगा, क्योंकि आम जनता जानती है कि पुलवामा में अब गड़बड़िया है, मगर वो बोलने वाली ताकत चाहिए, बोलने का हौसला चाहिए, और वो भी सत्यपाल मलिक आने के बाद वो सबको मिल रहा है। उसके साथ बात आती है कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर बार कोई कांड करके ये इलेक्शन जीत जाते हैं। क्योंकि पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं मोदी बहुत पॉपुलर है, मोदी बहुत पॉपुलर है। मैं बोलता कि पॉपुलर अगर होता तो मणिपुर जलाने की ज़रूरत क्या? बिल्कुल, ब्रिजभूषण को 3 महीने आप सुरक्षित रख रहे हो, अब अभी हरियाणा को जला रहे हो। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार आई है फडणवीस वाली, कौन सीएम है मुझे अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो जब से ये नई सरकार आई है तब से वो लोगों ने महाराष्ट्र में भी कम्युनल प्रॉब्लम चालू कर दिया। तो अगर ब्रांड मोदी इतना ही पॉपुलर होता तो रोज़ ये दंगे और बतंगे करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो एक है चीटिंग वाला मामला कि हर बार चीटिंग करके वो लोग पूरा मैनिपुलेशन के माध्यम से निकल जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ के हमारा अनुमान है कि वो क्या कर सकते हैं, वो भी अभी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा जो अनुमान है, और जो अभी सत्यपाल मलिक और प्रशांत भूषण जी वगैरह बोल चुके थे मीटिंग में, कि वो राम मंदिर भी खतरे में है इलेक्शन के पहले, ये अलकायदा का बयान है। अलकायदा का जो लिखित धमकी है, उनकी जो मैगजीन है गज़वा हिंद, 6 जनवरी 2023 की उनकी मैगजीन में छपी हुई रिपोर्ट है कि हम लोग राम मंदिर को टारगेट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा बोलना है कि सरकार को पता है कि अलकायदा ने थ्रेट किया है राम मंदिर, पॉसिबली काशी मथुरा, ये सबको डबल ट्रिपल सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बाद में मत बोलना को पता नहीं था, इंटेल फेलियर है वगैरह वगैरह, कुछ इंटेल फेलियर ना पुलवामा में था ना भी है। अलकायदा बोल रहा है कि हम लोग हमला करेंगे, हमको डिमांड करना चाहिए कि काशी मथुरा राम मंदिर को सब ये सरकार प्रोटेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि अगर राम मंदिर को कुछ हुआ तो देश में जेनोसाइड हो जाएगा, बिल्कुल। मणिपुर पूरे देश में हो जाएगा, गुजरात पूरे देश में हो जाएगा, इसलिए बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरी जो बात है, जो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बोली है कि पीओके में वॉर की तैयारी चल रही है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ये फिक्स मैच होगा, ठीक है। मतलब एडवोकेट प्रशांत भूषण के पास इंफॉर्मेशन है कि अजीत डोभाल और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स की मीटिंग यूएई में हो रही है इसको लेकर, ताकि कितना पैसा का लेन देन हो जाए, देना ही है, लेना तो है नहीं, तो कितने खोके यहाँ 50 करोड़ लिए थे एक MLA को, इधर वहाँ जनरल्स को कितना होगा, और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है इकोनॉमिकली, मिलिट्री ने जो हाल कर दी वो देश के, तो आराम से सौदेबाजी हो जाएगी, जैसे बालाकोट में हुआ था, मार खाने के भी पैसे मिलते। तो राम मंदिर यहाँ उड़ाया जाएगा, फिर एक जुनून पैदा होगा, फिर आप पीओके के साथ वॉर करोगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, इंडिया पाकिस्तान का फिक्स मैच, जैसे क्रिकेट का मैच फिक्सिंग होता है, वैसे एक फिक्स मैच वॉर हो जाएगी, और बाद में मोदी जी को 400 सीट मिल जाएगी। ये इतनी गंभीर समस्या है। हम लोग बोलेंगे तो लोग समझेंगे, ठीक है। लोग समझ रहे कि कुछ होने वाला है, हम सब आंदोलनकारी समझ रहे कि ये वापस कुछ करने वाला है। तो हमारा अनुमान है कि ये संभावना है, मगर राम मंदिर काशी मथुरा को प्रोटेक्ट सरकार को करना चाहिए। और हमारा बोलना है कि पाकिस्तान की जनता को ये समझना होगा कि आपके मिलिट्री जनरल बिके हुए हैं, वो पूरा डीलिंग करे मोदी के साथ, पूरी डीलिंग हो रही है। और ये अजीत डोभाल के बारे में जो सवाल राज ठाकरे ने उस दौरान उठाए थे कि अजीत डोभाल को इन्वेस्टिगेशन करो तो पूरा पुलवामा का रहस्य खुल जाएगा, ठीक है। ये राम गोपाल यादव बोले थे, ममता बनर्जी बोली थी, बहुत स्पष्ट रूप से काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स वो टाइम पे बोले थे कि ये पुलवामा, और राम गोपाल यादव ने यहाँ तक बोला था कि अगर 2019 में नई सरकार आती है तो उस पर बाद में जो इंक्वायरी होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग के नाम इसमें आने वाले, ठीक है। तो अगर 2024 में ये एक नई सरकार आती है इंडिया अलायंस वाली, तो सब में इन्वेस्टिगेशन करके ये जितने गुनहगार है उसमें, जिसके कारण हमारे 40 जवान मरे, वो सबको सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समता मार्ग में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।